प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक की एक्सरसाइज 1.1 जो कि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सभी 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको चैप्टर 1 के सभी 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन क्या है? फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। हमें बताना है कि m अगर कोई इंटीजर है तो इवन इंटीजर किस फॉर्म का होगा। ऑप्शन ए है m, ऑप्शन बी है m+1, ऑप्शन सी है 2m और ऑप्शन डी है 2m+1। तो बताइए अगर आपको इसका आंसर पता है तो, और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इवन इंटीजर क्या होता है। तो इवन इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ऐसे इंटीजर्स जो कि पूरे पूरे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे इवन इंटीजर्स। तो अब एक एक करके हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं और अपने करेक्ट आंसर की तरफ पहुंचते हैं। तो पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं, m। तो m वैसे क्वेश्चन में दे रखा है m अगर एक इंटीजर है तो इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा। तो m अगर एक इंटीजर है तो m की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इंटीजर में से, और अगर वो सारी वैल्यू लेने से m हमेशा इवन इंटीजर आ रहा है, मतलब कि हमेशा एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो रहा है, तो m जो है वो इवन इंटीजर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देख लेते हैं, अगर हमने m इक्वल टू 5 लिया, 5 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना मिलता है? 2.5। 2.5 तो एग्जैक्टली डिविजल नहीं हुआ ना 2 से, मतलब पॉइंट लग गया। तो 5 जो है 2 से एग्जैक्टली डिविजल नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाय 2। तो m की हर वैल्यू के लिए जो है ये करेक्ट नहीं है कि वो इवन इंटीजर होगा, क्योंकि m की सभी वैल्यूज के लिए वो एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाय 2 है। कुछ वैल्यूज के लिए 2 से डिविजिबल होगा, बट सभी के लिए अगर होगा तभी वो इवन इंटीजर कहलाएगा। जैसे कि हमने 5 लिया, 5 जो है एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाय 2 है और 5 एक इंटीजर है, तो इसका मतलब m की फॉर्म में नहीं होगा इवन इंटीजर। तो ऑप्शन ए जो है हमारा गलत ऑप्शन है, इसे हम क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, m+1। तो m+1 को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम m की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि m इंटीजर है, कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमने यहाँ पर 6 लिया। तो देखो 6+1 होगा 7, 7/2 होगा 3.5। तो पॉइंट आ गया यहाँ पर। तो m+1 जो है एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाय 2 हो गया, तो इसका मतलब m+1 भी जो है इवन इंटीजर की फॉर्म में नहीं होगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्रॉस हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी पे बाद में चलेंगे, पहले ऑप्शन डी पे चल लेते हैं। 2m+1। अब m की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इंटीजर में से, तो हमने यहाँ पर 3 ले लिया है। 3 ले लिए, तो अब देखिए 2m+1। अब 2m+1 को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2m को 3 लिया तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6+1 7। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 मिला। तो ये भी जो है एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाय 2 हुआ, तो 2m+1 भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो अब तो वैसे आपको दिख गया कि 2m करेक्ट ऑप्शन होगा, पर फिर भी हम इसे चेक करेंगे। तो आइए अब हम 2m के लिए चेक कर लेते हैं। तो 2m को जो है हम अभी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, 2m को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो 2m में 2 है और नीचे भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? m बचेगा। m एक इंटीजर है, तो 2m जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो कोई भी नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा वो होगा हमारा इवन इंटीजर। तो 2m जो है वो इवन इंटीजर होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन सी 2m। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर ऑप्शन सी 2m। तो फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m, क्योंकि देखो 2 से 2 कट जाएगा तो इंटीजर ही बचेगा। तो 2m जो है हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, तो हमारा ऑप्शन आंसर आ गया ऑप्शन सी 2m। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फॉर सम इंटीजर q कोई एक इंटीजर है, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। सभी ऑड इंटीजर किस फॉर्म के होंगे? ऑप्शन ए है q, ऑप्शन बी है q+1,
ऑप्शन सी है 2q, ऑप्शन डी है 2q + 1। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, और हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑड इंटीजर क्या होता है। ऑड इंटीजर होता है इंटीजर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। इंटीजर्स तो आप जानते ही हैं, आपने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ रखा है कि इंटीजर्स वो होते हैं जो जिनमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता है जिनका, जैसे कि 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये सब जिनमें पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आता वो इंटीजर्स होते हैं। तो ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो कहलाएंगे हमारे ऑड इंटीजर। तो एक एक करके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे कि क्यू दे रखा है ऑप्शन ए में, तो क्यू क्या है, सम इंटीजर है क्यू। तो हमें बताना है कि क्या क्यू हमेशा ऑड इंटीजर होगा, सारे क्यू ऑड इंटीजर होंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हमने क्यू को 6 ले लिया, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 3। 3 एक हमारा इंटीजर है, ठीक है, मतलब कि 6 जो है 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन ऑड इंटीजर होने के लिए क्या कंडीशन थी, इंटीजर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो ऑड इंटीजर होंगे। तो इसका मतलब क्यू की फॉर्म में नहीं होगा, तो क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 है, तो क्यू हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन है। अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ, q + 1। यहाँ पर भी क्यू की जगह कुछ रख के देख लेते हैं। अगर वो गलत आ गया तो वो ऑप्शन हमारा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू की जगह हम यहाँ पर रख रहे हैं 7, तो 7 + 1 हो जाएगा q + 1। अब इसको 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 + 1 होता है 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। तो ये भी डिविजिबल बाय 2 हो गया। तो ये भी क्या है, हमारा ऑड इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 वो होते हैं ऑड इंटीजर। तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, क्रॉस कर दिया। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, 2q। अब देखो यहाँ पे भी हमने q की वैल्यू नहीं रखी है, 2q को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा q। q जो है वो एक इंटीजर होगा, यानी कि मतलब जो डिवाइड हो जाएगा, 2q जो है 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमें q मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है, q एक इंटीजर है, ये दिया हुआ है। तो ये भी डिविजिबल बाय 2 है। तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो अब तो हमें पता चल गया हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर भी इसे चेक कर लेते हैं। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। अब ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, 2q + 1 को। तो 2q + 1 को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अब देखो 2q को 2 से डिवाइड करेंगे तो q मिलेगा, फिर +1/2 रह जाएगा, वो लिख दिया। फिर q को q लिखा, +1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। अब देखिए q एक इंटीजर है, और इंटीजर में 0.5 जोड़ेंगे तो वो इंटीजर 0.5 मिलेगा हमें ना। तो इसका मतलब ये जो है नॉट डिविजिबल बाय 2 हो गया। 2q + 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, और हम जानते हैं इंटीजर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 वो ऑड इंटीजर होते हैं। तो 2q + 1 क्या हमारा ऑड इंटीजर होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी, 2q + 1। तो हम कह सकते हैं फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, क्या होगा, 2q + 1 की फॉर्म में होगा। वैसे भी आपने क्वेश्चन 1 में देखा था कि एवरी इवन इंटीजर किस फॉर्म में आ रहा था, 2q की फॉर्म में आ रहा था। तो ऑड डेफिनेटली 2q + 1 की फॉर्म में आएगा। अगर 2q - 1 दे रखा होता तो वो भी आंसर हमारा करेक्ट होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 2q + 1। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों इस चैप्टर्स के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। MCQ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। इसमें हमसे कहा गया है n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। ऑप्शन ए है एन इंटीजर, ऑप्शन बी है अ नेचुरल नंबर, ऑप्शन सी है एन ऑड इंटीजर, ऑप्शन डी है एन इवन इंटीजर। तो हमसे बोला गया कि अगर n² - 1 8 से डिविजिबल होता है तो n क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन है, क्या इंटीजर हो सकता है, क्या नेचुरल नंबर हो सकता है, क्या ऑड इंटीजर हो सकता है, या क्या इवन इंटीजर हो सकता है। तो जिनको पता है वो अपना आंसर गैस करें, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑड इंटीजर क्या होता है, इवन इंटीजर क्या होता है।
ये सब आपको चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया गया है। अगर आपने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है हमारा, तो वीडियो को जरूर देख लें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको चैप्टर 1 के वीडियो के सारे लिंक मिल जाएंगे। तो इंटीजर आर द नंबर विच कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। इंटीजर वो सारे नंबर होते हैं जिनमें फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, जिसमें पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आता है, कोई भी डिजिट नहीं आती है, वो जो है पूरे के पूरे नंबर्स होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। हम एक ऐसा इंटीजर ले लेते हैं जिससे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने n इक्वल टू 2 लिया, ये एक इंटीजर भी है, ये एक इवन इंटीजर भी है और ये एक नेचुरल नंबर भी है। तो बच्चों n इक्वल टू 2 लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा, n स्क्वायर माइनस 1, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 होता है 3। क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं, ये नॉट डिविजिबल बाय 8 है। तो n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, इसका मतलब n एक इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 2 नहीं हो सकती और 2 एक इंटीजर है और 2 जो है वो एक इवन इंटीजर भी है, तो इसकी वैल्यू जो है n जो है वो एक इवन इंटीजर भी नहीं होगा। और बच्चों चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने पढ़ा था ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो n इक्वल टू 2, 2 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि नेचुरल नंबर भी है, तो n इक्वल टू 2 तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा हमारा, या नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा, ऑप्शन सी बचा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, एन ऑड इंटीजर। इसको कुछ एन की वैल्यूज रख के चेक भी कर लेते हैं, वैसे तो हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन सी एन ऑड इंटीजर, फिर भी आपकी सुविधा के लिए आपको और समझाने के लिए इसको चेक कर लेते हैं। एन इक्वल टू 3 लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर होगा 9, तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 होता है 8, 8 तो डिविजिबल बाई 8 होगा ही होगा। अब एक और एन इक्वल टू 5 ले लेते हैं, ऑड इंटीजर, ऑड नंबर, एन स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर होगा 25, तो ये होगा 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 होगा 24, 24 भी 8 से डिविजिबल होता है, तो डिविजिबल बाई 8 है। तो आप n की ऑड इंटीजर की वैल्यू रख के देखिएगा, 3, 5, 7, 9, 1 कितनी भी, और आप देखेंगे जो n स्क्वायर माइनस 1 होगा वो 8 से डिविजिबल ही होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, n ऑड इंटीजर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, n ऑड इंटीजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 3। क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। हमें बोला गया है कि अगर 65 और 117 का जो एचसीएफ है उसको अगर हम एक्सप्रेस कर पाते हैं 65m माइनस 117, तो फिर m की वैल्यू क्या होगी। हमें चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। तो यहाँ पे दो नंबर हैं 65 और 117, पहले तो इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे दोनों में, फिर इन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में जो स्मॉलेस्ट पावर्स वाले कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो देखिए 65 का जो है प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 5 और 13, 5 इंटू 13 होता है 65। इसको लिख सकते हैं हम, 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू है, और 13 को लिख दिया 13 की पावर 1। वैसे ही हम 117 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो अब 117 के प्राइम फैक्टर्स आप निकालोगे तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 13 117 आता है। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 117 के। अब इसको 3 इंटू 3 है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर इंटू 13 अकेला है तो 13 की पावर 1 लिख दिया। सबको पावर की फॉर्म में लिखना होता है ताकि हमें स्मॉलेस्ट पावर आसानी से दिख जाए। अब देखिए दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा, देखो 65 में 5 की पावर 1 है पर 117 में 5 है नहीं, तो ये 5 का कोई मतलब नहीं है हमारे एचसीएफ के लिए। फिर 13 की पावर 1 है 65 में और 117 में भी 13 की पावर 1 है, तो ये तो आ जाएगा। फिर 117 में 3 की पावर 2 है परंतु 65 में 3 की कोई भी पावर नहीं है, तो ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा हमारा एचसीएफ, क्या आएगा 13 की पावर 1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से 13 है,
उसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है, तो 13 की पावर 1 आ गया। 13 की पावर 1 मतलब 13 ही होगा। तो हमारा SCF आ गया 65 और 117 का 13। अब लिखा हुआ है SCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 minus 117, यानी कि 65 m minus 117 जो है वो किसके बराबर है, SCF के बराबर है 65 और 117 के, जो हमने निकाली है 13 है। तो अब हम 65 m minus 117 को 13 के इक्वल कर देंगे, तो 65 m minus 117 इक्वल टू 13। अब 117 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का था, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 65m, राइट हैंड साइड में 13 पहले से ही था, 117 और आ गया, 13 प्लस 117 होगा 130, तो 65m इक्वल टू 130 आ गया। हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो 65 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो m इक्वल टू आएगा 130 अपॉन 65। 130 में 65 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो m इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। m इक्वल टू 2 आ गया। अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमें 2 दे रहा है, क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखेंगे ऑप्शन बी जो है वो 2 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 2। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का एक्सरसाइज 1.1 MCQ का। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? The largest number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively is option A 13, option B 65, option C 875, option D 1750। हमसे पूछा है कि वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर, जो 70 और 125 को डिवाइड करे और 70 में रिमाइंडर बचे 5 और 125 में रिमाइंडर बचे 8 रिस्पेक्टिवली, का मतलब होता है कि क्रम से, ठीक है, उसी ऑर्डर में। तो 70 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा और 125 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। तो हमें वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 70 से डिवाइड करने पर और रिमाइंडर 5 बचे और 125 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 बचे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी होगा। देखिए, हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है विच डिवाइड 70 एंड 125। तो वो जो नंबर होगा वो 70 और 125 से छोटा ही होगा। तो देखिए 875 और 1750, ये तो 70 और 125 से बड़े हैं, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कुछ एक हो सकता है। तो इस तरह से हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखेगा। तो चलते हैं। तो हमें बोला गया लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड लिविंग रिमाइंडर 5। तो 70 में से 5 को माइनस करते हैं तो 65। तो वो लार्जेस्ट नंबर जो है 65 को पूरा जो है डिवाइड करेगा। उसी तरह 125 में रिमाइंडर क्या बचेगा 8। तो 125 में से 8 को माइनस करेंगे तो 117, यानी कि वो जो लार्जेस्ट नंबर है वो 117 को भी पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि रिमाइंडर पार्ट को हमने ऑलरेडी माइनस कर लिया दोनों नंबर में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 65 और 117 को पूरा डिवाइड करेगा। बच्चों, चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने पढ़ा था SCF क्या होता है। SCF ऑफ टू और मोर नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दीज टू और मोर नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है, SCF जो है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का वो लार्जेस्ट नंबर होता है जो इन दो या दो से अधिक नंबर्स को जो है पूरा डिवाइड करता है। यहाँ पे भी हमसे वही बोला है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स पर रिमाइंडर हटाने के बाद। तो 65 और 117 इनका जो SCF होगा वही वो लार्जेस्ट नंबर होगा जो 70 और 125 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 और 8 छोड़ेगा, ठीक है, जिसमें बचेगा। तो और SCF क्या होता है, ये हम क्वेश्चन 4 में भी देख चुके हैं। SCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। तो अब 65 और 117 का हमें जो है SCF निकालना है। तो 65 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो आएंगे 5 और 13। इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब 117 के जो है प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 13। 3 इंटू 3 को 3 की पावर 2 लिख दिया, इंटू 13 को 13 की पावर 1 लिख दिया। अब SCF क्या होगा 65 और 117 का, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। पहले तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, देखो 5 तो कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि दोनों में नहीं है। 13 दोनों में है तो 13 होगा। 13 की जो है स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 13 की पावर 1 ही है दोनों में, तो 13 की पावर 1 आ गया। अब 117 में 3 की पावर 2 भी है, पर ये कॉमन नहीं है क्योंकि ये 65 में नहीं है, तो ये नहीं आएगा। तो 13 की पावर 1 आएगा सिर्फ।
तो HCF क्या आ गया 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 क्या होगा 13, तो HCF आ गया हमारा 13। तो यही लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड करेगा 70 और 125 को, तो रिमाइंडर 5 और 8 बचेगा। तो देखिए 13 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 13। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए 13। आपने देखा सी और डी में से नहीं था ना आंसर, ए या बी में से ही आया ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए 13। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक की एक्सरसाइज 1.1 एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, उनको लिखा गया ए इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्यूब, वेयर एक्स कॉमा वाई आर प्राइम नंबर्स, एक्स और वाई जो है प्राइम नंबर्स हैं। देन एस सी एफ ए कॉमा बी, तो फिर ए और बी का एस सी एफ क्या होगा। ऑप्शन ए है एक्स इंटू वाई, ऑप्शन बी है एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमने एचसीएफ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के वीडियो में। तो आपने अगर चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको चैप्टर 1 के सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। क्या पढ़ा था हमने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के वीडियो में, एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। जो भी नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ निकालना है, उन नंबर्स का जो प्राइम फैक्टर होंगे, उन प्राइम फैक्टर्स की जो स्मॉलेस्ट पावर्स होंगी, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पर हमें पहला जो है इंटीजर ए जो दे रखा है, वो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या दे रखे हैं, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, यही दे रखा है, ए इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, वो लिख लिया हमने। बी क्या दे रखा है हमें, एक्स इंटू वाई क्यूब, तो हमने लिख लिया एक्स इंटू वाई क्यूब, ये भी दे रखा है हमें। अब हमें एच सी एफ निकालना है ए और बी का, तो ए और बी का एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो देखो पहले तो क्या x है, दोनों में x है। अब x जो है वो प्राइम नंबर है, तो x की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो क्या है, वो यहाँ b में है, x की पावर 1 या सिंपल x कह लें, तो x लिख दिया हमने, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर है। अब देखते हैं a में वाई स्क्वायर है, b में वाई क्यू है, तो दोनों में y है, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, पर स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच सी एफ हमारा क्या आएगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें एक्स वाई स्क्वायर दे रहा है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो ऑप्शन बी है वो दे रहा है हमारा एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी दे रहा है हमें एक्स वाई स्क्वायर, तो यही हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी एक्स वाई स्क्वायर। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की एक्सरसाइज 1.1 एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड q इक्वल टू ए क्यू इंटू बी, a कॉमा b being prime numbers, then LCM of p कॉमा q is, ऑप्शन ए ए बी, ऑप्शन बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन सी ए क्यूब बी स्क्वायर, ऑप्शन डी ए क्यूब बी क्यूब। तो देखो हमसे कहा गया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं p एंड q, और p है ए बी स्क्वायर के बराबर, q है ए क्यूब बी के बराबर, a और b जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो p और q का जो एलसीएम है वो क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला है ए बी, ऑप्शन बी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन सी में ए क्यूब बी स्क्वायर, ऑप्शन डी में ए क्यूब बी क्यूब। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आराम से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जो है हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो हम चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको चैप्टर 1 के सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो क्या था एलसीएम, एलसीएम था प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर्स। जो भी नंबर्स है जिनका एलसीएम निकालना है, उन नंबर्स में जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर नंबर क्या है, p है एक, तो जो कि a इंटू बी स्क्वायर है वो लिख दिया। दूसरा क्या है, q है, q है a क्यू बी, तो a क्यू बी लिख लिया। अब हमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट निकालना है। तो एलसीएम ऑफ p एंड q क्या होगा,
जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो देखो ए प्राइम फैक्टर है, क्यू में भी ए है, तो पर ग्रेटेस्ट पावर क्या है, ए क्यूब, तो ए क्यूब लिख दिया। फिर पी में अगला प्राइम फैक्टर है बी, बी स्क्वायर मतलब बी है, और क्यू में भी बी है, पर ग्रेटेस्ट पावर क्या, बी स्क्वायर, तो इंटू बी स्क्वायर लिख दिया। अब और कोई प्राइम फैक्टर है नहीं, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा एलसीएम होगा। तो ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए क्यूब बी स्क्वायर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ए क्यूब बी स्क्वायर दे रहा है। देखिए ऑप्शन सी जो है वो ए क्यूब बी स्क्वायर दे रहा है, तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए क्यूब बी स्क्वायर। तो ऑप्शन सी जो है वो ए क्यूब बी स्क्वायर जो है हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों इस चैप्टर्स के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे सामने। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज, ऑप्शन ए ऑलवेज इरेशनल, ऑप्शन बी ऑलवेज रेशनल, ऑप्शन सी रेशनल और इरेशनल, ऑप्शन डी 1। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आइए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, इसके बारे में इसकी सारी थ्योरी जो है हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के वीडियो में। तो अगर आपने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको चैप्टर 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, हमने पढ़ा था चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन के वीडियो में। इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, देन द रिजल्ट विल ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। हमने पढ़ा था कि अगर हम दो नंबर लेते हैं जिनमें से एक नंबर रेशनल है और दूसरा इरेशनल नंबर है, उनको चाहे हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो रिजल्ट है वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो इरेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अगर हम एक नॉन जीरो रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो है ऑलवेज इरेशनल। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर प्रोडक्ट की जगह कुछ और भी लिखा होता, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी लिखा होता और एक रेशनल नंबर होता और एक इरेशनल नंबर, तो हमेशा आंसर हमारा होता ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो हमारा यहाँ पर भी आंसर है ऑप्शन ए, ऑलवेज इरेशनल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या है ये क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है लीस्ट नंबर हमें बताना है, मतलब सबसे छोटा नंबर बताना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, जो मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर से पूरा की पूरा डिविजिबल हो जाए। बोथ इंक्लूसिव मतलब उसमें 1 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। तो क्या होगा वो नंबर, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 504, ऑप्शन डी है 2520। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बहुत आसानी से बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो हमें वो सबसे छोटा नंबर, वो लीस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिविजिबल हो। तो बच्चों हम जानते हैं कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। तो एलसीएम वो नंबर होता है, वो सबसे छोटा नंबर होता है, वो लीस्ट नंबर होता है, वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि डिविजिबल बाय होता है गिवन नंबर्स। जिन नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उन नंबर्स से सबसे डिविजिबल होता है वो एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि डिविजिबल बाय होता है उन सभी नंबर्स का जिनका कि वो एलसीएम है। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 1 से लेके 10 तक का सभी नंबर्स का एलसीएम निकालना होगा और वही हमारा लीस्ट नंबर होगा जो डिविजिबल बाय होगा 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स का।
एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और चैप्टर 1 में भी के इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी हमने पढ़ा था। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर्स। तो देखिए पहले तो हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे सभी नंबर्स के, तो एक एक करके 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 1 का प्राइम फैक्टर तो 1 ही होगा, इसको 1 की पावर 1 लिख दिया। 2 का प्राइम फैक्टर भी 2 होगा, 2 की पावर 1 लिख दिया। 3 इक्वल टू 3 की पावर 1 लिख दिया। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2, क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। 5 क्या होगा, 5 की पावर 1। 6 क्या होगा, 2 इंटू 3 6 होता है, तो इसे लिखा हमने 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 7 होगा 7 की पावर 1, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 8 क्या होगा, 2 की पावर क्यू। 9 क्या होगा, 3 की पावर 2। 10 क्या होगा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो इस तरह से हमने 1 से लेके 10 तक, तो बहुत इंक्लूसिव है, तो 1 और 10 दोनों को 1 को भी लेके सबके जो है प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब हमें क्या देखना होगा, इनमें जो भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेना है और उनका प्रोडक्ट कर देना है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब तो बहुत ही ईजी है, हमें जो है जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर हाईएस्ट पावर को लेना है और प्रोडक्ट कर देना है। तो 1 से लेके 10 तक का नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, देखो 1 जो है सिर्फ 1 में ही इन्वॉल्व है, तो 1 की पावर 1 हाईएस्ट पावर भी यही होगी। अब 2 जो प्राइम फैक्टर है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3, तो वो लिख दिया। मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर क्या, 3 की पावर 2, वो लिख दिया। 5 की हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1 ही है, तो 5 की पावर 1 लिख दिया। फिर 7 की हाईएस्ट पावर 7 की पावर 1 है, वो लिख दिया। इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर इसमें है नहीं, तो बस अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 1 to 10 आ जाएगा, 1 की पावर 1 होता है, इंटू 2 की पावर 3 होता है 8, इंटू 3 की पावर 2 होता है 9, इंटू 5 की पावर 1 होगा 5, इंटू 7 की पावर 1 होगा 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 9 72, 72 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 7 से, तो हमारा आ जाएगा 2520। तो अब देखते हैं 2520 कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन डी जो है वो 2520 है, तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी 2520। मतलब कि 2520 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिविजिबल होगा। तो 2520 अकेला ऐसा नंबर है, या कहें सबसे छोटा नंबर है जो 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिविजिबल होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 10 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 14587 अपॉन 1250 will terminate after। ऑप्शन ए है 1 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन बी है 2 डेसिमल प्लेसेस, ऑप्शन 3 है 3 डेसिमल प्लेसेस, ऑप्शन डी है 4 डेसिमल प्लेसेस। हमें बोला गया है कि ये जो रेशनल नंबर है 14587 अपॉन 1250, ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ए है 1 डेसिमल प्लेस के बाद, ऑप्शन बी है 2 डेसिमल प्लेस के बाद, ऑप्शन सी है 3 डेसिमल प्लेस के बाद, और ऑप्शन डी है 4 डेसिमल प्लेस के बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरा देखिए आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान है ये इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन का क्या तरीका है वो देख लीजिए। पहले तो हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, तो पहले डिनोमिनेटर के निकाल लेते हैं 1250 के। तो 1250 क्या होगा हमारा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 2 इंटू 5 होता है 10, और फिर 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, और 125 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 1250। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और 5 जो है 4 टाइम्स है तो लिख सकते हैं 5 की पावर 4। अब आप देखिए जो 14587 है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, लास्ट में 7 आ रहा है। क्या ये 5 से डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि लास्ट में ना तो 5 आ रहा है ना 0 आ रहा है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हमने लिखा 14587 अपॉन 1250, 14587 को वही लिख दिया, अपॉन में 1250 को लिख दिया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। अब क्या करना है हमें, देखो डिनोमिनेटर में जो है 5 की पावर ज़्यादा है, 4 है, तो 2 की पावर भी 4 करनी है। 2 की पावर 4 करने के लिए क्या करना होगा, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 14587 इंटू 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, तो इंटू 8 लिख दिया। अपॉन में 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा 2 की पावर 4।
इंटू 5 की पावर 4 पहले से ही है। अब ऊपर वैसे तो मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, करेंगे तो आपको आ जाएगा 116696। अपॉन में देखिए 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 यानी कि 10 की पावर 4। अब न्यूमिनेटर तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर 10 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे, 4 जीरोज आ जाएंगे, 10,000। अब देखिए अगर किसी इस नंबर को हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो जो है मतलब जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद जो है कितने डेसिमल से पहले पॉइंट लगेगा, 4 डेसिमल से पहले पॉइंट लगेगा, क्योंकि नीचे के 4 जीरो को हटाना है। तो ये हमारा आ जाएगा 11.6696। ये आ गया। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो दिया गया रेशनल नंबर है, वो कितने नंबर के बाद जो है टर्मिनेट हो रहा है, कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 4 डेसिमल के बाद। इसके बाद खत्म हो जा रहा है 1 2 3 4। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आ रहे हैं हमारे, 4, 1 2 3 4। तो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए अगर आपको जल्दी से इसका आंसर देना है तो आपको क्या करना होगा, ट्रिक बता देते हैं आपको। सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा अपने इसमें डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के आपने फैक्टर्स निकाल लिए, वो फैक्टर्स आपके 2 और 5 की फॉर्म में आ गए। अब आप देखिए न्यूमिनेटर से कुछ कटता है क्या, नहीं कटता। अब आपको देखना है 2 और 5 में किसकी पावर ज़्यादा है। 5 की पावर ज़्यादा है, कितनी है, 4। तो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस। ऐसे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। बच्चों अगर आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का, सभी डाउट का रिप्लाई दिया जाएगा। बच्चों इस चैप्टर के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।